हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज विबिन। सो गाइस, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक यूएस बेस्ड फर्म ने एचडीएफसी बैंक पे क्लास एक्शन लेने का तय किया हुआ है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है किसी कंपनी के लिए, किसी बैंक के लिए, कि यूएस बेस्ड लॉ फर्म उन पे क्लास एक्शन ले रही है। बट एचडीएफसी बैंक के रिलेशन में ये कहूँगा कि शॉकिंग न्यूज़ नहीं है, बिकॉज जैसे ही आदित्य पुरी ने शेयर डंप किए थे बिना इंटीमेशन के, चोरी छुपे जब उन्होंने शेयर बेच दिए थे, तभी से ही सबको एक्सपेक्टेड था कि कोई ना कोई न्यूज़ जो है नियर फ्यूचर में आने ही वाली है इस बैंक से रिलेटेड। बैड न्यूज़, भले एनपीए के रिलेटेड हो, भले प्रोविजंस के रिलेटेड हो, भले ऑडिट बुक में कोई ना कोई इश्यूज हो, कोई ना कोई जो है प्रॉब्लम्स दिखने ही वाली थी इस बैंक में। सबको ये एक्सपेक्टेड था, बट ये बहुत जल्दी हो गया। सबको ये एक्सपेक्टेड था कि शायद आदित्य पुरी के जाने के बाद, उनके रिटायरमेंट के बाद, शायद 1-2 क्वार्टर के बाद, जब बैंक का नया सीईओ सब संभाल रहा है, तब शायद ये चीज़ें बाहर आए। बट हार्डली 1 महीने हुए शेयर डंपिंग के इंसिडेंट्स को, 1 महीने के बाद ही जो है इतनी बड़ी न्यूज़ बाहर आ रही है कि एक यूएस बेस्ड कंपनी इन पे क्लास एक्शन ले रही है। मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा ज़रूर कि क्लास एक्शन एक्चुअली होता क्या है, उसमें क्या क्या जाता है और कंपनी पे क्या क्या जो है लायबिलिटी हो सकती है, कंपनी पे क्या एक्शन लिया जा सकता है। इसके अलावा हम देखेंगे करंट ट्रेडिंग सिचुएशन क्या है एचडीएफसी बैंक में और फ्यूचर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सो गाइस, हम शुरू करते हैं इस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन के साथ। यूएस लॉ फर्म प्रिपेयर्स फॉर क्लास एक्शन लॉसूट अगेंस्ट एचडीएफसी बैंक। सो यहाँ पे कहा गया है कि यूएस बेस्ड फर्म, लॉ फर्म जो है रोसन लॉ फर्म, उन्होंने एचडीएफसी बैंक के अगेंस्ट एक प्रोब स्टार्ट किया हुआ है, एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि बैंक ने जो है मिसलीडिंग बिजनेस इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर्स तक पहुंचाई है। जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जो एक्चुअल फैक्ट्स है, जो एक्चुअल प्रोविजन है, जो एक्चुअल चीज़ें हुई है, उन्हें छुपाया गया है। मिसलीडिंग और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है इन्वेस्टर्स तक पहुंचाई गई है। और लॉसन लॉ फर्म एक लॉसूट प्रिपेयर कर रही है एचडीएफसी बैंक के अगेंस्ट सारे शेयर होल्डर्स के साथ मिलकर। 14 जुलाई को न्यूज में आया था कि एचडीएफसी बैंक उनके जो व्हीकल डिपार्टमेंट लोन है उनमें जो है प्रोब कर रही है, जो अशोक खन्ना लीड कर रहे हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज पाए गए थे, बहुत सारे लोगों को फायर भी किया गया था। मैंने ये अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, आप एक बार वो भी देख लीजिएगा। और इन प्रोब्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के चलते हुए जो एडीआर है एचडीएफसी के, वो $1.37 से नीचे आए हैं, जो कि होता है 2.83%। अभी वो $47.02 पर शेयर जो है ट्रेड कर रहे हैं। तो इसका कहना बेसिकली ये है कि इन सारे न्यूज़ के चलते हुए, इन सारे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, इंटरनल प्रोब के चलते हुए जो एडीआर की वैल्यू है कम हुई थी, और जो एडीआर होल्डर्स है अमेरिका में, उनको नुकसान हुआ था। जिन लोगों को पता नहीं है कि एडीआर या अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट क्या होता है, उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि एडीआर या अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट वो एक रिसिप्ट होता है, या वो एक टूल होता है कि जो कंपनीज अमेरिका में काम नहीं करते, जो अमेरिकन बेस्ड कंपनी नहीं है, जिनका बेस अमेरिका में नहीं है, वो अगर नैस्डैक या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर लिस्ट करना चाहते हैं तो एडीआर के थ्रू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक जो है मेनली इंडिया में ये लोग डील करते हैं, इंडिया में इनके ऑपरेशंस है। बट अगर वो अमेरिकन मार्केट में अपना शेयर लिस्ट करना चाहते हैं, अगर वो अमेरिकन मार्केट से पैसे उठाना चाहते हैं, तो उनको एडीआर इशू करना होगा, अमेरिकन डिपॉजिटर रिसिप्ट। यहाँ पे होता ये है कि अमेरिका की कोई बड़ी बैंक, जीपी मॉर्गन, सिटी, क्रेडिट स्विस, कोई भी बड़ी बैंक जो है ये एडीआर इशू करेंगे, एचडीएफसी बैंक से फिजिकल शेयर्स लेंगे, एडीआर इशू करेंगे, और ये एडीआर जो है एनवाईएससी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या नैस्डैक पे लिस्ट होता है, तो लोग इन पे इन्वेस्ट करेंगे। सो बेसिकली एडीआर एक टूल है जिससे कि जो कंपनीज अमेरिकन कंपनीज नहीं है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी नहीं है, वो अपने शेयर नैस्डैक या एनवाईएससी में लिस्ट कर सके। सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई है कि जब एचडीएफसी बैंक का व्हीकल लोन डिपार्टमेंट फॉल्टी पाया गया था, जब लोगों को फायर किया गया था, तो काफ़ी ज़्यादा एडीआर पे गिरावट आई थी। हमारे इंडियन शेयर्स में भी गिरावट आई थी, बट किसी ने कुछ किया नहीं। बट जब एनवाईएससी और नैस्डैक में शेयर के प्राइस गिरे, तब इन्होंने जो है एक लॉसूट फाइल किया हुआ है, जिसे कहते हैं क्लास एक्शन। सो नॉर्मली क्लास एक्शन होता क्या है? क्लास एक्शन वही होता है जो नॉर्मल केसेस लड़ते हैं कोर्ट में, कि किसी कंपनी को कोर्ट पे लेके जाना, उनमें घपला किया गया था वो साबित करना, उन पे जो है पेनल्टी लगाना। बट यहाँ पे क्लास एक्शन में थोड़ा डिफरेंट ये होता है कि क्लास एक्शन बस एक कोई कंपनी या फिर एक कोई इंडिविजुअल नहीं करता है। क्लास एक्शन एक लॉ फर्म करता है, बट वो लॉ फर्म अकेला नहीं होता है, वो सारे इन्वेस्टर्स को या मेजोरिटी इन्वेस्टर्स को अपने साथ लेके जाता है ये लॉसूट फाइल करने के लिए। यहाँ पे भी उन्होंने यही कहा है कि लॉ फर्म हैज सॉट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल दोस एचडीएफसी बैंक शेयर होल्डर्स हु आर लुकिंग टू रिकवर द लॉसेस इन बैंक सिक्योरिटी। सो ये कह रहे हैं कि ऑल ओवर द ग्लोब, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर्स है, वो सारे लोग जो इन्हें डिटेल्स भेज सकते हैं, वो सारे लोग इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये अपने फाइलिंग में उनके भी डिटेल्स ऐड करेंगे, और इन सब के डिटेल्स मिला के एचडीएफसी बैंक के अगेंस्ट ये लोग चार्ज करेंगे, केस फाइल करेंगे, लॉसूट। भले ही इसे मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स इन्वॉल्व हो, बट इसमें लॉसूट में नाम देखा जाएगा रोसन लॉ फर्म का, बिकॉज इनका काम यही है कि ये लॉसूट फाइल करते अनएथिकल या इम्प्रॉपर जो बिजनेस प्रैक्टिसेस फर्म करती है, उनके अगेंस्ट लॉसूट फाइल करके उनसे कॉम्पनसेशन लेना जो है इनका काम है। और इस केस में अगर ये लॉसूट फाइल होता है तो ये ऑलरेडी प्रूवन है
एचडीएफसी ने ऑलरेडी कंफर्म किया है कि व्हीकल डिपार्टमेंट में इश्यूज चल रहे थे, इंटरनल प्रोब हुआ था, उन्होंने लोगों को सैक किया था। बट ये चीज़ यहाँ पे रुकती नहीं है। इंडिया में ये चल जाता है, ज़्यादा एक्शन लिया नहीं जाता है, बट यूएस में इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लिया जाता है। खास करके जब ऐसे बड़े कंपनीज इन्वॉल्व हो तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पनसेशन का अमाउंट ये मांगते हैं। सो यहाँ पे इनकी मांग ये है कि जिस इन्वेस्टर को भी लॉस हुआ था इस वजह से जब शेयर प्राइस नीचे आया था, उसका जो भुगतान है, उसका जो कॉम्पनसेशन है एचडीएफसी बैंक ने करना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो एचडीएफसी बैंक को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भी जो है बैंक की रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा खराब होने वाली है, बिकॉज एचडीएफसी बैंक की इंडिया में रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है, नंबर 1 बैंक बताया जाता है। बट अगर ये होता है, अगर इन पे लॉसूट फाइल किया जा रहा है, अगर ये गिल्टी प्रूव कर रहे हैं, तो इनका रेपुटेशन जो है बहुत ही बुरी तरह गिरने वाला है। और अभी आई एम मोर देन 50% श्योर कि आदित्यपुरी को ये पहले ही पता था ऐसे सब चीज़ें होने वाली है, आगे बहुत सारे इश्यूज होने वाले हैं। क्योंकि कोई कंपनी जब एडीआर लिस्टेड है, जब अमेरिका में लिस्टेड है, तो वो बहुत इजीली स्कैमिंग नहीं कर सकते। एग्जांपल येस बैंक हो, डीएचएफएल हो, ये इंडियन लिस्टेड कंपनीज है, सेबी और इंडियन जुडिशियल सिस्टम से ये लोग जो है निकल जाते हैं। बट इस केस में क्योंकि अमेरिकन कंपनी इन्वॉल्व है, एडीआर इन्वॉल्व है, इतने जल्दी छोड़ते नहीं है, पूरा जो है रूट कॉज तक जाते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन लेते हैं, फिर ही आगे बढ़ते हैं। बिकॉज जब ये न्यूज़ आई थी व्हीकल लोन स्कैम की, तो एचडीएफसी बैंक ने ये बताया था कि लोगों को सैक किया है, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि एक्शन क्या लिया गया है और कितना लॉस हुआ है, कितना कंपनी का बुक हिट है और प्रोविजंस एक्चुअली कितने बन रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि किसी इंडियन कंपनी पे लॉसूट फाइल हो रहा है यूएस में। इन्फोसिस भी जो है, इन्होंने भी अपना एडीआर अमेरिका में लिस्ट किया हुआ है, इनके भी शेयर्स जो है अमेरिका में लिस्टेड है, एनवाईएससी पे और नैस्डैक पे, इन पे भी जो है लॉसूट फाइल किया गया था। बट थैंकफुली वो लॉसूट डिसमिस हुआ था, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा प्रूफ नहीं मिले थे, बस एक अननोन विसल ब्लोअर ईमेल आया था वहाँ के एक एम्प्लॉय का। बट यहाँ पे एचडीएफसी के केस में ये सेम चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो एजीएम में आदित्यपुरी ने कहा था कि बेस्ड ऑन इंटरनल इंक्वायरी फाइंडिंग्स अप्रोप्रिएट एक्शन वाज टेकन अगेंस्ट अ सेट ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑटो लोन बिजनेस सेगमेंट फॉर देयर एक्ट ऑफ पर्सनल मिसकंडक्ट। तो ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इंटरनल इनका जो प्रोब था एचडीएफसी का, उनके बेसिस पे इन्होंने ऑलरेडी एक्शन लिया है कुछ एम्प्लॉयज़ पे। बट इन्होंने यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं दिया कि एग्जैक्टली इशू क्या था, उसमें कितना कंपनी ने रिपोर्ट किया है, कितना कंपनी ने रिपोर्ट नहीं किया है। काफ़ी सारे डिटेल्स यहाँ पे मिसिंग है, काफ़ी सारे जो बाइफोकेशन उन्हें देने चाहिए वो दिए नहीं गए हैं। सो ऑब्वियसली यहाँ पे केस बहुत अलग है इन्फोसिस से, बिकॉज इन्फोसिस पे बस एक ब्लेम था बट कोई प्रूवन नहीं था। बट यहाँ पे ऑलरेडी प्रूवन है। कंपनी ने खुद कहा है कि इंटरनली जो है ये प्रूव हुआ है कि ऑटो लोन में घपले थे और जो लोग ये स्कैम में इंक्लूडेड थे उन्हें फायर किया गया था। बट ये काफ़ी नहीं है ऐसी कंपनी के लिए जो अमेरिका में लिस्टेड है, उन्हें इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है। उन्हें ये जानना है कि पहले बात पे ये ऐसा हुआ कैसे, कैसे ये मिस आउट हुआ और कैसे इतना बड़ा स्कैम हुआ। क्योंकि अभी से नहीं, 2015 से होते आ रहा है। बस येस बैंक के बाद जब ये एनपीएस और प्रोविजंस के जो इम्पैक्ट है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट किए गए थे, तब ये नज़र में आया था लोगों की। उसके पहले ये नज़र में नहीं आया, 4-5 साल से जो ये चलते आ रहा है। और अमेरिकन लॉज खास करके ऐसे बड़े कंपनीज के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रांसपेरेंट होते हैं, इन्हें हर एक पैसे का जो हिसाब देना पड़ता है। सो एचडीएफसी के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम होने वाला है आगे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है बाहर आने वाली है। सो अभी लगभग दोपहर के 1 बजे ये न्यूज़ जो है सुबह 10-10:30 बजे जो है पब्लिक हुई थी, मनी कंट्रोल वगैरह में आ गई थी। बट अगर हम देखें तो शेयर पे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ नहीं। मार्केट जो है बहुत पेशेंटली इस न्यूज़ को ले रहा है, बहुत ही पेशेंटली जो है इस न्यूज़ को डाइजेस्ट किया हुआ है। तो शेयर का प्राइस देखे बस 6 रुपये से नीचे आया, ज़्यादा नीचे नहीं आया, जस्ट 0.64%। अगर 1000 रुपये का शेयर 6 रुपये से नीचे आता है तो उसे हम डाउनफॉल नहीं कहेंगे, ऑलमोस्ट फ्लैट ही कहेंगे। बट हमें पता नहीं ये फ्लैट कब तक रहने वाला है और इसका इम्पैक्ट कब तक होगा। बिकॉज जब इन्फोसिस में बस ये न्यूज़ आई थी, जब प्रूव भी नहीं हुआ था, बस न्यूज़ आई थी, तो तब भी इन्फोसिस का शेयर जो है 12 से 15% तक नीचे गिरा था। बाद में जब उसे क्लीन चिट मिला, जब बाद में मार्केट कंडीशन सही हुए, कोविड में जब उनके नंबर अच्छे है तो अच्छा खासा भागा। बट जब ये न्यूज़ आई थी तभी काफ़ी ज़्यादा गिरा था। अभी तक इस पर ऐसा इम्पैक्ट नहीं हुआ है थैंकफुली। अभी भी शेयर जो है अच्छा खासा न्यूट्रल बोल सकते हैं, फ्लैट बोल सकते हैं, होल्ड कर रहा है। अगर क्वांटिटी ट्रेड देखें तो 44,62,000 जो है क्वांटिटी ट्रेड हुई है और डिलीवरेबल क्वांटिटी है 22,41,000 की, यानी कि 50% डिलीवरी हो चुकी है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे मैंने फ्यूचर्स की वैल्यू लगाई हुई है, जो 27 अगस्त एक्सपायरी की फ्यूचर की वैल्यू है यहाँ पे 1029, जो कि अंडरलाइन वैल्यू के आसपास ही है, कुछ ज़्यादा नीचे नहीं है। तो यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि फ्लैट ही चल रहा है, जो फ्यूचर का प्राइस है ज़्यादा नीचे नहीं गिरा है एज़ कम्पेयर टू करंट मार्केट प्राइस। अगर टेक्निकली हम देखें तो वन डे के चार्ट पे थोड़ा सा नाजुक लग रहा है। आरएसआई जो है 40 पे चल रहा है, जो कि ओवरबॉट जोन के काफ़ी नीचे है। अगर हम कैंडलस्टिक की बात करें तो बोलिंजर बैंड के लोअर लेवल पे टच कर रहा है। अगर मैं 1 आवर का चार्ट लगाता हूं तो कंडीशन थोड़ी नाजुक लग रही है, जो है डाउनफॉल दिख रहा है, लोअर बैंड को टच कर रहे हैं सारे कैंडल्स। अगर मैकडी देखें तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है सिग्नल लाइन में और मैकडी लाइन में। एक बुलिश क्रॉसओवर, स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर दिख रहा है,
सारे हिस्टोग्राम्स जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं। जो लोग कैंडल स्टिक से फेमिलियर नहीं है उनके लिए मैंने लाइन चार्ट लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं लाइन चार्ट पे ये अराउंड 1028 पे ट्रेड कर रहा है। ये इसके 40 डेज, 100 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ही है अभी तक। अगर हम 1 आवर का चार्ट देख रहे हैं तो, अगर 1 डे का चार्ट देख रहे हैं तो पिक्चर कोई अलग ही है। 1 डे के चार्ट में जो है स्टिल ये जो है अपने 40 डेज का मूविंग एवरेज ब्रेक करना चाह रहा है, बट आई एम नॉट श्योर ये अभी ब्रेक कर पाएगा, क्योंकि न्यूज़ ऐसी आई है कि इसका डाउनफॉल जो है शुरू हो गया है। सो अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो मैंने आपको पिछले वीडियो में जब मैंने येस बैंक में आदित्य पुरी के स्टेक सेल की बात की थी तभी मैंने आपको बताया था HDFC में फ्रेश एंट्री अवॉइड कीजिएगा। अगर आपकी ऑलरेडी एंट्री है तो स्टॉप लॉस लगाइएगा, बिकॉज हमें पता नहीं कि अगली बैड न्यूज़ कब आ सकती है, क्या आ सकती है। भले ही इसको टाइम लग जाए 6 महीने 1 साल, बट कुछ ना कोई गड़बड़ तो है, हमें लग रहा था। ऑब्वियसली कोई चीज़ कन्फर्मली कोई नहीं बता सकता, बिकॉज हमें फ्यूचर तो दिखता नहीं है। अगर ऐसा होता तो सब लोग शॉर्ट या लॉन्ग करके आज अंबानी से ज़्यादा पैसा कमाते। बट हमें जो है सिग्नल समझने चाहिए जो मार्केट से आ रहे हैं, जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, जो न्यूज़ चल रही है, उसमें से यूजफुल चीज़ें हमें सॉर्ट आउट करनी चाहिए और उस बेसिस पे हमें एक हमारे डिसीजन पे आना चाहिए कि आगे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली जब आदित्य पुरी ने इतने बड़े स्टेक बेचा था बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और बाद में 1 आध महीने के बाद जब उन्हें कन्फ्रंट किया गया था, जब उन्हें जो है पब्लिकली पूछा गया था कि आपने क्यों बेचा, आपको बताना पड़ेगा, तब उन्होंने ये कहा था कि बैंक में कोई इशू नहीं है, बैंक में कोई गड़बड़ नहीं है, मैंने अपने रिटायरमेंट के लिए जो है सारे पैसे निकाल लिए। और ये बहुत ही लॉजिकल आंसर था, बिकॉज कोई रिटायरमेंट के लिए इतने पैसे और इतने सारे शेयर बेचे कैसे ले सकता है। अगर लेता भी है तो ऑब्वियसली पहले इन्फॉर्म जरूर कर देता लोगों को, ताकि बैंक की रेपुटेशन को हिट ना हो। बट वो डिबेटेबल चीज़ है, कोई लोग कहेंगे कि वो सही है, कोई लोग कहेंगे गलत है, बट अगर हम सेंसिबली सोचे तो उसमें ज़्यादा सेंस बनता नहीं है। और तब भी हमारा सेकेंड इंडिकेशन यहाँ पे और ज़्यादा मजबूत होता है, हमारा जो सिक्स सेंस है और ज़्यादा जो है स्ट्रांग होना चाहिए कि सच में बैंक में कोई इशू है, जिस वजह से बैंक का जो मालिक बोल सकते हैं, जो एक्चुअल में ओनर है, CEO है, MD है, वो इतना बड़ा स्टेक बेच रहा है। तो ऑब्वियसली हमें ये बैंक कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर भी वीक है, तो अगर ये सच में इसमें कोई गड़बड़ ना हो फिर भी HDFC बैंक ऊपर जाने के लिए थोड़ा टाइम लगने वाला है। ये अभी अपने एक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आ रहा था और अभी इतना बड़ा शॉकर मिला कि वापस इसका डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रैटेजी में वही कहूँगा जो आपको पहले भी कहा था कि फ्रेश पोजीशन टोटली अवॉइड कीजिएगा। टोटल बैंकिंग सेक्टर में ही मैं बोलूँगा कि अभी फ्रेश एंट्री अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज हर कोई मनी रेजिंग के पीछे पड़ा है, हर कोई QIP ला रहा है, कोई FPO ला रहा है, क्योंकि मनी क्रंच है, कैश क्रंच है, लिक्विडिटी क्रंच है। तो करंटली तो बैंकिंग सेक्टर को अवॉइड कीजिए, HDFC को तो कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए जब तक क्लैरिटी नहीं आती है, जब तक लॉ सूट कंप्लीट नहीं होता है, आउटकम नहीं होता है। उसके बाद जब एक्चुअली ये शेयर गिर रहा है तो आप जो है फ्रेश एंट्री ले सकते हो, बिकॉज देखो HDFC बैंक, येस बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक नहीं है, ये बहुत ही बड़ी बैंक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में तो SBI से भी बड़ा है, तो बैंक ख़त्म नहीं होगा वो तो श्योर है, बट नीचे जा सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो आप स्ट्रैटेजिकली खेलिए, इमोशनली मत खेलिए कि HDFC बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है, ये है वो है। बड़े से बड़ा बैंक, बड़े से बड़ी कंपनी जो है धूल में मिल जाती है अगर उसके फंडामेंटल सही ना हो तो। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रोविजनिंग इन्होंने की है, पिछले 4 सालों का मैंने प्रोविजन डेटा यहाँ पे लगाया है, क्वार्टर एंड क्वार्टर का। आप देख सकते हैं 2016 में 2000 था, लगभग 3000 बोल सकते हैं, जो कि 2020 में 3000 से डायरेक्टली 13,700, यानी कि 7 से 8 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। एक बहुत ही बड़ा नंबर है। इसका मतलब यही मालूम पड़ता है कि यहाँ पे भी जो है प्रोविजनिंग ठीक से की नहीं गई थी और उसके बाद सक्सेसिव प्रोविजनिंग ठीक से की नहीं गई थी, बिकॉज इतना ज़्यादा डिफरेंस जो है डायरेक्टली 7 फोल्ड 8 फोल्ड का डिफरेंस आना बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। अगर इनका प्रॉफिट देखिए तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा बड़ा है। अगर यहाँ पे देखिए 12,000, लगभग 13,000 का प्रॉफिट था, ये डबल हो गया, ये बोल सकते हैं 27,000 हो गया है। बट प्रोविजनिंग जो है 8 टाइम से बढ़ गया है। और येस बैंक के इंसिडेंट्स के बाद ही जो है प्रोविजनिंग पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया था, NPA पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया था। तो ऑब्वियसली अभी जो प्रोविजन दिखा रहे हैं शायद एक्चुअल फिगर्स के पास हो, बट जो पास्ट में उन्होंने प्रोविजन दिखाई है इस पर काफ़ी ज़्यादा उंगलियां उठ रही है, काफ़ी ज़्यादा डाउट हो रहा है। तो स्ट्रैटेजी ये रखिएगा, अगर आपके पास इस बैंक के शेयर ऑलरेडी है तो आप एक स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा, पता नहीं कभी भी नीचे आ सकता है। अगर फ्रेश एंट्री का सोच रहे हैं तो अभी के लिए अवॉइड कीजिएगा, इस शेयर को अपना एक डाउन ट्रेंड बनाने दीजिएगा, एक करेक्शन आने दीजिएगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैंक है, बुक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनके प्रॉफिट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है, एसेट काफ़ी ज़्यादा है। बट प्रॉब्लम यह है कि जो लोन्स में क्लैरिटी है वो दिखाई नहीं गई है। जो NPAs है इनके एग्जैक्ट नंबर्स इन्होंने अभी तक पब्लिश नहीं किए। जो ऑटो लोन्स में गड़बड़ हुई थी उसका क्लैरिफिकेशन दिया नहीं गया है। ये लॉसूट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होने वाली है सबके लिए। लॉसूट प्रोसीडिंग्स का एंड होने का वेट कीजिएगा, उसी के बाद जो इसमें पोजीशन बनाने की सोचिएगा। तब तक जो है आप काफ़ी ज़्यादा सेफ रहिएगा।
पोजीशन को स्टॉप लॉस लेके चलिएगा। ये बस मेरा सजेशन था आपके लिए। बट अगर आपको लगता है कि ये लॉसआउट इन्फोसिस जैसा होगा जिसमें कोई और फाइंडिंग्स आएंगे नहीं और लॉसआउट डिसमिस हो जाएगा बिना शेयर को इम्पैक्ट किए, तो हो सकता है किसी हद तक आप सही हो, आप आपकी स्ट्रेटेजी वैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरे जो फाइंडिंग्स है उसको आप जो इग्नोर भी कर सकते हैं। ये बस मुझे कुछ चीज़ें मिली, मैंने कुछ चीज़ें रिलेट की, उस वजह से मैंने आपको बताया। ये ऐसी कोई प्रूवन थियरी या प्रूवन चीज़ नहीं है कि ऐसा होगा। ये तो हो सकता है ये शेयर ज़्यादा नीचे भी ना जाए, बल्कि इससे ज़्यादा बढ़ भी सकता है। प्रोबेबिलिटी कम है बट हो भी सकता है। सो आप आपका रिसर्च जो प्रॉपरली कीजिएगा, उसके बाद ये शेयर में एक डिसीजन लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको एक डिसीजन फॉर्मिंग में हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।